सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, साल 2020 ख़त्म हो गया और ये साल पूरी दुनिया के लिए बहुत भारी रहा क्योंकि कोरोना वायरस के बायस बहुत सारे लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया और अभी भी हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। बहुत सारे लोग कोरोना वायरस का शिकार हैं, लेकिन 2021 पर हम ये उम्मीद जाहिर करते हैं कि ये साल बहुत अच्छा रहेगा और ये वायरस चला जाएगा। अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत ने भी साल 2020 में जो वादे किए थे अवाम से, 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, 50 लाख घर देने की बात की थी, रिलीफ देने की बात की थी, हुकूमत इन तमाम तर चीज़ों में नाकाम रही है क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, गैस नायाब है, LPG की कीमतें भी बढ़ गई हैं। यानी हर चीज़ में हुकूमत ने अवाम को सिर्फ और सिर्फ रुलाया है, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। अपोजिशन की अगर बात की जाए तो अपोजिशन भी नाकाम रही है क्योंकि अपोजिशन ये कहती थी 31 दिसंबर से पहले हुकूमत को घर भेज देंगे, लेकिन हुकूमत जूं की तूं बरकरार है अपनी जगह पर। और कल मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत जो एक अहम इजलास हुआ PDM का, कोई 7 घंटे ये इजलास जारी रहा और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मीडिया टॉक की तो उन्होंने ये बताया कि ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा लेने की बात हुई है और सेनेट इंतखाबात के हवाले से कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इससे पहले कुछ दिन पहले पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ था, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, और उसमें ये फैसला किया गया था कि पीपल्स पार्टी अभी इस हक में नहीं है कि इस्तीफे दिए जाएं और पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया था कि सेनेट इंतखाबात में वो हिस्सा लेंगे। कल मौलाना ने जब बात की तो मौलाना ने फौज और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे और सियासत में आएंगे, सियासत में इंटरफेयर करेंगे तो उनके खिलाफ खुलकर तनकीद की जाएगी। तमाम तर सूरत हाल पर लगारी साहब से बात करेंगे, लेकिन लगारी साहब सबसे पहले तो जो साल गुजरा उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। आपके ख्याल में इस पूरे साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, और हुकूमत अपने अहदाफ मुकम्मल करने में क्या किसी हद तक कामयाब रही या बिल्कुल नाकाम रही? अपोजिशन की अगर बात की जाए तो वो जो पिछले 3 महीने से कर रही थी, आपके ख्याल में उनको कितनी कामयाबी मिली? एक तो ये कि पिछले साल हमने हीरे जैसे लोगों को खोया है। ऐसा ही है। इंसानों के ज़ाती सदमे भी होते हैं, लेकिन कौमी सदमात भी होते हैं। हमारे मुल्क में बड़ी शख्सियात का इस दुनिया से गुज़र हुआ, हर एक ने जाना है, हमने भी जाना है। ऐसा ही है। लेकिन बाज़ ऐसे लोग इस दुनिया से चले गए हैं, लगता है कि एक बहुत बड़ा नुकसान करने वाला साल था जिसने नुकसान किया। और हम इस बात की तवक्को रखते हैं कि अल्लाह ताला इस साल को हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए और दुनिया भर में रहने वाले तमाम लोगों के लिए एक अच्छा साल साबित करे। आमीन। अल्लाह ताला इस दुनिया से और हमारे मुल्क से और हमारे इलाकों से भूख, अफलास, नादारी, बीमारी, तंगी, तंग दस्ती का ख़ात्मा करे। हमारे हुक्मरान बेचारे हैं इसलिए कि वो दस्ते नगर हैं उन कर्ज़ देने वालों के। जब उनसे कर्ज़ लेते हैं वो तो उस वक्त उनके होश व हवास शायद अपनी जगह पर नहीं होते। इतनी डिक्टेशंस आती हैं कि फिर उनका बुरा हाल हो जाता है और ढूंढ ढूंढ कर ऐसे गवर्नर और ऐसे स्टेट बैंक के और ऐसे वज़ीर ख़जाना लाए जाते हैं जिनका अपना ज़ाती या ज़ाती से बढ़कर कौमी मफाद या मुल्क के अवाम का मफाद पेश नज़र न हो, आलमी इदारों का, और सीधी बात है कि सरमायादारी के इदारों का मफाद जिनको अजीज़ होता है और वो उसी की तनख्वाह लेते हैं। वो आपसे तनख्वाह भी लेते हैं और आपके मुल्क का बेड़ा भी गर्क करते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल हमें मिली है जो हमारे वज़ीर ख़जाना इस मुल्क के साथ कर रहे हैं। और लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यही वज़ीर ख़जाना थे जब आसिफ अली ज़रदारी कह रहे थे कि भाई आपने तनख्वाहें बढ़ानी हैं, तो ये हीलो हिज्जत नहीं करते थे। मौजूदा हुकूमत उनको डिक्टेट नहीं कर सकी है। साबका हुकूमत जो ज़रदारी साहब की हुकूमत थी, जिनकी तनख्वाह 5 रुपये थी उनकी 10 रुपये हुई, जिनकी 10 रुपये थी उनकी और ज़्यादा बढ़ी है। लोगों की तनख्वाहें दुगनी से भी ज़्यादा बढ़ी थी। ये सामने की बात है।
और उन्होंने इस तरह की डिक्टेशन भी नहीं ली थी, मुल्क को लेकर चले थे, संभाल कर चले थे। अगरचे 2008 में उनको भी जाना पड़ गया था IMF के पास कि IMF ने रीशेड्यूल किए हुए थे कर्जे जो वापस उन्हें वसूल करने थे। अब शामत तो उसकी आएगी जो आकर इमरान खान से हुकूमत को संभालेंगे। इतने कर्जे रीशेड्यूल हो चुके होंगे कि फिर वो लोग दम पकड़ कर बैठे होंगे कि अब क्या करें, अब किस तरह से इस मुल्क को बचाएं कर्ज़ों की वबा से। तो कर्ज़े इन्होंने इतने ले लिए हैं, जरदारी साहब के पूरे दौर के कर्ज़े तो उनके एक वो तो इनका आशिर अशीर भी नहीं थे जो इन्होंने कर्ज़े लिए हैं। अच्छा। और जो कर्ज़े इतनी मुद्दत में मियाँ नवाज शरीफ ने नहीं लिए थे जो इन्होंने लिए, लेकिन उन्होंने कुछ काम तो किया था ना। लेकिन वो ये कहते हैं पिछली हुकूमतें इतना कुछ खाली खजाना छोड़ कर गई हैं, सारा खाली खजाना था तो आपको किसने कहा था कि आप आकर जल्दबाजी से मुल्क को संभाले? कहें जी उनसे संभालने को कहें ना, आप क्यों आगे थे मुल्क संभालने के लिए? कुछ बेहतर करने की कोशिश। आपने बेहतर करने की क्या कोशिश की? उन्होंने तो इस मुल्क का और ज्यादा लोगों को जिस सूरत हाल से दो चार किया है। लोगों के पास एक तरफ खाई है, एक तरफ जो है वो ऊपर से सांप जो है वो उनके सर पर बैठा हुआ है, बेरोजगारी उन पर आई हुई है, भूख उनके पास है, उनके पास बीमारी है, बच्चों का इलाज नहीं कर सकते, दवाएं 500 गुना महंगी हो चुके हैं। खुदा का खौफ नहीं आया इन लोगों को इस तरह करते हुए। पेट्रोल पूरी दुनिया में कहीं देखें जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, दुनिया में पेट्रोल की कीमतें क्या हैं और हमारे यहाँ क्या हैं। और अब आप देखें ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो है अब ये कीमतों में जो इजाफा हो रहा है और बड़ा 5% कम कर देते हैं या जाकर जो है 5 पैसे कम करते हैं और शोर इतना करते हैं जनाब हमने कीमतें गिरा दी, और जब बम फोड़ते हैं तो चुप करके बहुत बड़ा बम उछाल देते हैं लोगों के ऊपर, लोगों की जेबों पर, लोगों की इकनॉमी पर, लोगों के क्या किया, लोगों से रोजगार छीना है। अब इतना अदम तवाज़ुन हो चुका है, मैं आपको बता नहीं सकता। सोसाइटी में इतना बड़ा अदम तवाज़ुन आ गया है कि अब सोसाइटी जो है वो शेक कर रही है और क्लैप्स करने की तरफ जा रही है। और नहीं अगर संभाला गया तो वो तमाम लोग, वो तमाम इदारे, वो तमाम इंस्टीट्यूशंस इस बात के जिम्मेदार होंगे जो इसको इसी की राह पर चलने के लिए अब भी उनके साथ बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर ताउन कर रहे हैं। इनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, इनसे कोई बात करने वाला नहीं है। इनका ख्याल यह है कि हम इंतकाम का जो जज्बा लेकर बैठे हुए हैं तो इससे मुल्क की हालत बेहतर हो जाएगी आपके इंतकाम से। अब मार दें, उठाएं, बुलवाएं। कहते हैं नैब खुद मुख्तार इदारा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे, नैब कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले ये ऐलान करते हैं फिर नैब करता है। ये पहले ऐलान करते हैं पुराना गिरफ्तार होने वाला, फिर नैब गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन बात यह है कि चलें भी आप गिरफ्तार कर लें, गोली मार दें यार, आप सबको बुलाएं, सियासतदानों को गोली मार दें, फिर क्या करेंगे? आप क्या चीजों को ठीक कर सकते हैं? आप खराब जो कर रहे हैं उसको कौन ठीक करेगा? लेकिन अभी तक कोई पैसा भी रिकवर नहीं किया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या करेंगे? इस मुल्क के लोग इतने बुरे हालात का शिकार हो चुके हैं कि अब मुआवजा ही इस मुल्क को संभालने के लिए और इस मुल्क की मईशत को संभालने के लिए मुआवजा हो। मुझे कोई मुआवजा होता भी नजर नहीं आता, और खुदा भी किसी की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता है जब वो खुद अपने हालात को बदलने की कोशिश ना करे। लेकिन ऑपोजिशन का रोल कहाँ पर है इस सब में? ऑपोजिशन तो बड़ी सरगर्म थी, वो तो कहते थे 31 दिसंबर से पहले घर भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक तो। नहीं, अपोजिशन ने पहली बात यह है कि जब उन्होंने अपनी मुहिम का आगाज़ किया, जब तहरीक का आगाज़ किया तो आगाज़ के साथ ही उन्होंने अपने कार्ड बखेर के रख दिए कि हम क्या करेंगे, जलसे करेंगे, 5 जलसे, उनकी तारीखें भी एडवांस दे दी, और उसके बाद जो है हम फलां चीज़ करेंगे, फिर एहतजाज करेंगे, फिर रैलियाँ करेंगे, इनको दे दिया। और अच्छा फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे और उसके बाद जो है हम इस्तीफे देंगे, और इस्तीफों के बारे में ज़्यादा वो हो गया। अच्छा, इस्तीफा देने वाली तजवीज़ जहाँ से भी आई थी हमें ये लग रहा था, देखिए क्राइसिस तो पैदा हो सकता था, मैं ये मानता हूँ क्राइसिस पैदा हो सकता था। वो इस मुल्क के लिए, अगर इमरान खान के लिए या उनकी हुकूमत के लिए मसला पैदा कर रहा होता तो इमरान खान जानते, उनकी हुकूमत जानती, वो इस मुल्क के लिए मसाइल पैदा हो जाते। इतना बड़ा क्राइसिस आ जाता कि आपके पास पार्लियामेंट का अगर बहरान आ जाता और पार्लियामेंट अधूरी हो जाती, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अगर बड़ी तादाद में इस पे आ चुके तो फिर क्या होता? आपके पास एक बहरान होता जो टैकल होने वाला नहीं होता। क्या होता? फिर आपको मार्शल लॉ लगाना पड़ता। खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे इस मुल्क में कभी मार्शल लॉ लगे। अगर मार्शल लॉ लग जाता तो फिर क्या होता? फिर तो कयामत होती है आपके। इनको पहले क्या आइडिया नहीं था? इन्होंने पहले इस्तीफे देने की बात ही क्यों की थी जब रिवर्स गियर लगाना था तो? नहीं, इन्होंने गलत किया, मैं यही कह रहा हूँ। अपोजिशन ने इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए था, आपको मूवमेंट चलानी थी। लोगों को तो कम अज कम आप बेदार करें ना।
लोगों को तो आप जाकर सूरत हाल बताएं कि क्या सूरत हाल है। आप बताएं कि जनाब इन्होंने कर्जे कितने लिए हैं, आप बताएं कि जनाब इन्होंने कितने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। एक प्रोजेक्ट और बहुत से प्रोजेक्ट बने मियां नवाज शरीफ के दौर में भी और पीपल्स पार्टी के दौर में भी, इसका तो बताए ना यार आपने क्या किया। उन्होंने कर्जे लिए थे, फिर बनाकर आपको बता दिया। ये जो M5 है, आप सफर करें 7 घंटे लगते थे सक्खर से आपको मुल्तान पहुंचने में, अब यूं आप चलते हुए 3 घंटे में जो है वहां पहुंच जाते हैं आप सक्खर से मुल्तान। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने हम बर्क रफ्तारी से जाएंगे। और उस पर भी क्या है, चीन ने खुद इसको बनाया और इसको चलाकर दिखाया आपको। और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब उसमें बड़े घपले हो गए हैं, उसमें बड़ी जो है वो करप्शन हुई है। तो भाई जाएं आप चीन से पूछें, चीन को खत लिखें और कहें कि जनाब आपके इस प्रोजेक्ट में आपने इसको तामीर किया तो उसमें बड़े घपले हो गए। लेकिन इन्होंने सिर्फ रोड्स ही बनाई हैं, हॉस्पिटल्स की अगर हालत देखी जाए पंजाब में तो वो तो बहुत ज़्यादा बुरी है। अच्छा तो कोई मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने बनाया तो है ना, इन्होंने क्या किया है, ये खुश हो रहे हैं। अभी आपने देखा है जो आप ये 40 दिनों के अंदर इन्होंने एक शेल्टर होम बनाया है जहाँ पर लोगों को पनाह मिलेगी। यार आपके पास क्या हुकूमतें ये काम करती हैं? आप शेरशाह सूरी हैं क्या? आप सराय बना रहे हैं, आप लंगर खाने चला रहे हैं। लंगर खाने कौन सा हुकूमत की जेब से चल रहे हैं? वो तो सैलानी आएंगे, छीपा आएंगे और जनाब एजी आएंगे, वो आकर चलाएंगे। आपने इफ्तिताह करना है, इफ्तिताह कर वो जनाब हमने शेल्टर होम बना दिया 40 दिन के अंदर। अल्लाह उन लोगों को अपनी पनाह में रखे। इस तरह की पनाहगाहें बना रहे हैं। तो फिर उन लोगों के लिए भी तो कुछ करना है ना, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो वो तो हुकूमत, मैं कह रहा हूँ कि ये काम ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो करे ना। तो हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, ये हुकूमत ने काम किया है। अगर खैराती इदारों के जरिए आपने लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त करना है तो खैराती इदारे तो अपना खुद अच्छा, बहुत ही अच्छा कर रहे थे। हम सैलानी के पता है, हमें पता है कि 65, 60, 70 हज़ार लोगों को रोजाना खाना खिलाते हैं। अगर वो इतने ही खानदानों की किफालत करते हैं तो फिर आप ऐलान करें ना कि आप कितने लोगों की किफालत करते हैं। आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो कहाँ हैं नौकरियां? लोग बेचारे ढूंढते फिर रहे हैं। आप बेरोजगार कर रहे हैं, बेरोजगार किया है ना लोगों को। तो आपने लोगों को घर देने थे, आप लोगों के घर गिरा रहे हैं। देखें बहुत बड़ा कंफ्यूजन कराची में पैदा हो चुका है, बहुत बड़ा। मैं कह रहा हूं कि अगला बहरान वो यही होगा कि जिस तरह से रिहाइश का बहरान पैदा हो रहा है, पैदा किया गया। आपको पता है, आप चलें कभी सुपर हाईवे पर, आप सोराब गोड से शुरू होकर आप टूल प्लाजा तक चले जाएं, दोनों तरफ जो झुग्गियां बनी हुई हैं, लोग घरों को छोड़कर झुग्गियों की तरफ आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि घरों में भी कोई पनाह नहीं है और यहाँ पर भी कोई चीज नहीं है। वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप यूटिलिटी बिल आपकी तनख्वाहों से ज्यादा है ना यार। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। बिजली के बिल, गैस के बिल, आपके पास बहुत जो चीज भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके बिल, और वो जो अगर आप वो उस पर चलाते हैं, सिलेंडर लेते हैं तो उसका बिल ज्यादा है। अगर आप जो है वो मिट्टी के तेल का चूल्हा जलाते हैं तो उसका बिल ज्यादा है, उसका खर्चा ज्यादा है। पका ही नहीं सकते आप। लोग बेचारे जाकर लकड़ियां चुनते हैं और लकड़ियों का चुनकर यहाँ पर आग जलाई जाती है। कराची जैसे शहर में सैकड़ों नहीं हजारों झुग्गियों में लकड़ियों से जो है वो जलाकर ईंधन बनाकर उससे पकाया जाता है। और झुग्गियों को गर्म, आप देखना अल्लाह ना करे, हमेशा ऐसा होता है कि इन सर्दियों के महीनों में लोगों के घरों को आग लगाई जाती है या आग लग जाती है। यह हमेशा होता है, हर साल होता है। मैं पहले से अर्ज कर रहा हूँ कि खुदा करे कि ऐसी नौबत ना आए, लोगों के घरों को आग ना लगे। लोगों को बेघर होना पड़ता है और इस शदीद सर्दी के अंदर जब टेम्परेचर जो है रात को बहुत गिर जाता है, बच्चे बाहर खुले आसमान तले नहीं सो सकते हैं, ना बड़े सो सकते हैं। बहुत बुरे हालात, बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा, लेकिन लगारी साहब, कल अपोजिशन का जो इजलास हुआ बड़ी लंबी देर जारी रहा, तो जो फैसले उसके बाद हुए यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसी तरह के फैसले होंगे। देखें कौन से ऐसे फैसले हुए हैं। अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो क्या वाकवार दे दें? मतलब कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस पर बड़ा झगड़ा था, नैरेटिव बन चुका था। और नैरेटिव बनाने वाले कौन थे? इधर से यहाँ से छोड़ा जाता था पीडीएम की तरफ से, और फिर वज़रा और मुशीर जो बैठकर और तर्जुमानों की जो फौज है वो बैठ जाते थे और कहते थे देखें जनाब ये इस्तीफों की बात करें, देना इस्तीफे, देना इस्तीफे, देना इस्तीफे, आप इस्तीफा दें हम मंजूर कर लेंगे। अगरचे किसी एक आदमी ने कहा होगा कि हम इस्तीफे दे रहे हैं, इन्होंने मांगे अपनी पार्टी के लोगों से इस्तीफे देने की तारीख किसी ने नहीं दी थी, लेकिन वो इस्तीफे मांग रहे थे। तो इन्होंने अपने आप को डिफेंसिव पोजीशन पर कर लिया था। ठीक है, आपने स्टैंड कर लिया कि जी ठीक है हम इलेक्शन भी लड़ेंगे और हम जो है वो अभी कोई डेट नहीं दे रहे हैं इसकी इस्तीफे देने की,
अब हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, ये चीज़ें आई हैं। मैं कहता हूँ इस सारा शेड्यूल भी देने की बजाय आप हुकूमत की कारकर्दगी पर PDM एक वाइट पेपर शाये करे तो पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में क्या क्या हुआ है। नहीं तो जो फिरदौस आशिक अवान साहबा कह रही हैं करप्शन के जो सरदार हैं वो अब इस सारे टोले को लीड कर रहे हैं, जरदारी साहब जो चाहते थे अब वो हो रहा है। जो सरदारी का खिताब उन्होंने दिया, उनकी काबीना में ये वज़ीर इत्तलात थी, तो उनकी अपनी मर्जी है। जो उस दौर में तो उनके सबसे बड़ी तर्जुमान यही थी, जिस तरह से आजकल इमरान खान के फ़ज़ाइल बयान करती हैं और उनकी जो खूबियाँ और उनकी ऐसी खूबियाँ हमने इनके मुंह से सुनी थी, जरदारी साहब के लिए भी और गिलानी साहब के लिए भी, राजा परवेज़ क्लब के लिए भी उनकी काबीना में ये वज़ीर थी। और ये इमरान खान की आज सुन रहे हैं आप, मैं आपको फिर आपको वो कर देता हूँ, लिख कर देता हूँ कि जी ये कल किसी और की कर रही होंगी और ये इसी मनसब पर बैठी होंगी। अच्छा, लेकिन अभी बाद लोगों का ये दायमी मनसब होता है। अभी ज़िमनी इंतखाबात की बात की, आपको लगता है सेनेट में भी इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात हो जाएगी, PDM इस पर भी फैसला कर लेगी, जो जरदारी साहब चाहते हैं वैसा हो जाएगा? बिल्कुल होगा, ऐसा ही होना चाहिए। क्या मैं कह रहा हूँ वाकओवर क्यों दे रहे हैं आप उसको, हुकूमत को? आप उनके लिए अगर सीटें खाली छोड़ देते हैं तो क्या करेंगे? वो इसको फिल कर लेंगे तो क्या होगा? वो आइन का हुलिया बिगाड़ देंगे। आइन को इस वक्त इस हुकूमत की, इस कमज़ोर लाचार बेचारी हुकूमत जो खोटों पर खड़ी हुई है, जो बैसाखियों पर खड़ी हुई है, वो उस हुकूमत के पास कोई इस्तात नहीं होगी सवाए इसके कि एक मेजर डिक्टेशन ले ली जाए और मुल्क का जो है पूरे का पूरा ढांचा ही बदल कर रख दिया जाए और उसके अंदर ऐसा रास्ता निकाला जाए कि सिविलियन बालादस्ती ख्वाब होकर रह जाए और जिसमें इम्कान ही ख़त्म हो जाए। और ये जो कुछ आपने 18वीं तरमीम के सबब हासिल किया है, सूबों ने INF से अवार्ड हासिल किया, सूबों ने वसाइल हासिल किए, सूबों ने मिल्कियत हासिल की, सूबों ने अपनी सरजमीन पर अपने वसाइल की मिल्कियत हासिल की, ये सब कुछ छिन जाएगा और आपको पता चलेगा कि सब कुछ जो है इस्लामाबाद में एक जगह पर जमा हो गया है और सूबे जो है और दर बदर ठोकरें खाते फिर रहे हैं। तो ये सूरत हाल दोबारा पहले तो वो यही कहते थे ना, सिंध की हुकूमत भी जाए तो हम इस कुर्बानी से भी दरेक नहीं करेंगे, तो फिर अचानक से इनको पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस का कैसे पता चल गया? मेरे ख्याल में जो कह रहे थे वो भी जज्बाती थे, वो अंडर प्रेशर थे, जो प्रेशर क्रिएट किया गया था। मेरे ख्याल में उन्होंने रियलाइजेशन से काम लिया है और ये बात थी ही गलत कि अगर वो इस प्रेशर को कबूल करते। हम भी बड़ा नैरेटिव दे रहे थे कि जनाब वो हो इस पे आएंगे तो कमाल हो जाएगा, इस पे आने से क्या कमाल हो जाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है हुकूमत की वो वाली स्ट्रैटेजी काम कर गई हो जो हुकूमत ने कहा था सेनेट के इंतखाबात पहले करवाएंगे, शो ऑफ हैंड्स के जरिए करवाएंगे, तो वो वाला जो प्रेशर मैं कह रहा हूँ कि उस प्रेशर में नहीं आए ना, गवर्नमेंट तो नहीं आई उस प्रेशर में, गवर्नमेंट नहीं आई, ये नहीं गवर्नमेंट ने प्रेशर में नहीं, अपोजिशन भी प्रेशर में नहीं, अपोजिशन ने बैकआउट किया और कहा कि नहीं हम इस पे नहीं दे रहे हैं, जाइए आप और हुकूमत कराइए इलेक्शन। मैं कहता हूं कि आधे का आधा ऐवान पंजाब असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग नून की सीटें ज्यादा थी, आपको याद होगा, और PTI की कम थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जहाज चला, जहाज के फेरे लगे, एक जहाज इधर जा रहा है फिर जहाज इधर जा रहा है, वो जहाज वाले भी अब कहीं छुपे हुए हैं बेचारे तो खैर क्या हैं, बादशाह हैं वो, लेकिन वो जहाज वाले आजकल छुपे हुए हैं, लेकिन जहाज जा रहा था और मेंबर्स को उठा कर लेकर आ रहा था और वहां दस्तबैयत करवा रहा था। इमरान खान साहब ने यूं हाथ आगे बढ़ाया हुआ था, वहां उनके हाथ को चूमा जा रहा था और जाकर वो शामिल होते जा रहे थे। तो उससे जाकर चंद सीटों की अक्सरियत मिली है। सेनेट में अगर पंजाब असम्बली में होगा तो आधी आधी सीटें होंगी PTI की और आधी सीटें जो होंगी वो मुस्लिम लीग नून की होंगी। और अगर उसने इत्तेहाद कर लिया, बाकी जो पार्टियां हैं छोटी मोटी पार्टियां वहां पर ऐवान में हैं, उनके साथ कर लिया तो सीटें वो ज्यादा भी ले सकते हैं। अच्छा इसी तरह से सिंध में पीपल्स पार्टी ज़ाहिर अक्सरियत में है, उसकी ज्यादा सीटें होंगी। खैबर अपना बलूचिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, वो PTI की जेब में तो नहीं रखी हुई है, इत्तेहादी है वो उनकी, वो अपने सेनेटर लाएगी, PTI के सेनेटर तो नहीं लाएगी। PTI को वहां शिकस्त होगी। PTI अगर वो और पार्टियों से अलायंस करती है और अपोजिशन कहती है कि जनाब PTI के मेंबर ना आए, उधर के आए, तो फिर तो अक्सरियत जो है वो दूसरों की होगी, PTI की नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा उनके पास है, वो उनके पास रहेगा, उसमें से मेंबर्स वो लेकर आएंगे, वहां से भी अपोजिशन का कोई ना कोई मेंबर आ ही जाएगा। समझ आ गई है। तो ये बात जो है अपोजिशन को समझ में आ गई है और ये ज्यादा बेहतर हुआ है। कौमी असम्बली में भी 2 सीटें हैं तो 2 सीटें सारी नहीं ले सकती है। अगर 2 सीटें हैं या 3 सीटें जो भी हैं वो हुकूमत सारी नहीं ले सकती है। उसमें भी
जो कौमी असम्बली, जो इलेक्टोरल कॉलेज है कौमी असम्बली का, उससे भी ये ज़्यादा सीटें नहीं ले सकेंगे, एक सीट ही ले पाएंगे अगर हुकूमत ले पाई तो। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने 19 जनवरी को मुजाहरा करने का कहा है और नैब के दफातर के बाहर भी एहतजाज का कहा गया है, तो ये क्या रिहर्सल कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा तरीका है, लॉन्ग मार्च के लिए ये एक अच्छा तरीका है कि इसको रिहर्सल का समझा जाए। रिहर्सल से ज़्यादा ये है कि नैब के इतने बड़े कारनामे हो रहे हैं। हमें ज़ाती तौर पर मालूम है कि जो अफसरान रिटायर हो चुके हैं, जिनका उस दौर में कोई अमल दखल नहीं था, उनको रिटायर हुए कई साल गुजर चुके हैं, उनको बुलाकर पूछा जा रहा है कि 2 साल पहले इस फाइल में ये हुआ था, ये कैसे? उसने कहा भाई मैं जा चुका था, मैं छोड़ चुका था, मैं चार्ज दे चुका था, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन कह रहे हैं नहीं, अगर फलां शख्स ना मिला तो हम आपको पकड़ लेंगे। ये ऐसा हो रहा है, कराची में हो रहा है, मुख्तलिफ महकमे में हो रहा है, केडीए में हो रहा है, और वहां से अफसरान आते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। मैं कह रहा हूं कि उसके नैब के अफसरान आते हैं और बेचारे रिटायर मुलाजमीन को, मुख्तलिफ महकमों के रिटायर मुलाजमीन को ब्लैकमेल करते हैं और उनको धमकियां देते हैं। ये तरीक़ाकार जो है वो बर्बाद करके रख देगा। इनका ख्याल है कि इनको ब्लैंक चिट मिली हुई है, जो चाहे करते फिरे। नैब ने तबाही मचाई हुई है पूरे मुल्क के अंदर, और उनकी वजह से पूरे मुल्क में खौफ हिरास है, कुछ हो ही नहीं पा रहा। ब्रेक लेने जो बात की है फौज एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, उस पर भी लगाई साहब आपका कमेंट लेंगे, लेकिन नाज़रीन ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मौलाना फजलुर रहमान ने कल जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि फ़ौज की जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, फ़ौज सिर्फ उन्हीं जिम्मेदारियों को निभाए। अगर फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट सियासत में इंटरवीन करेंगी तो फिर उनके खिलाफ अब खुलकर तनकीद होगी। उनके इजलास में ये फैसला हुआ है। लगारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने जो ये बात की है फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? तो ये है कि मौलाना ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इलेक्शन के बाद से अब तक वो एक मुख्तलिफ माइंड सेट में है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको बहुत एहतियात से बात करने की ज़रूरत होती है। ये बिल्कुल ठीक है कि कोई इदारा किसी दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। पार्लियामेंट मुल्क का सबसे ज़्यादा ताकतवर और मुक़्तदर इदारा है, और चूँकि अख्तियारात का सरचश्मा वहीं से होता है, एग्जीक्यूटिव की तश्कील वही करता है, और तमाम इदारों की तश्कील पार्लियामेंट के ज़रिए होती है, तो पार्लियामेंट मोतबर इदारा है। अगर पार्लियामेंट की तरफ किसी इदारे को ख़तरा हो तो मौलाना ऐसी बात कर सकते हैं। अगर तो नवाज शरीफ साहब के बयानिए को तक़वियत देने वाली बात नहीं है। नहीं, बात यह है कि नवाज शरीफ के बयानिए को बिल्कुल अलग रखा जाए। अच्छा। इसलिए कि नवाब भी तो नहीं के बारे नवाज नहीं देखें, नवाज शरीफ का एक मामला बिल्कुल और है। वो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि वज़ीर आज़म को हटाने के लिए मारूफ तरीके आइन के अंदर मौजूद हैं। सही। अगर उन तरीक़ों से हट कर आप अगर किसी को हटाएंगे तो सवाल उठेंगे। सही। जिस दिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हटाया गया था और उनके खिलाफ 43 सेकंड की सज़ा आई थी और फिर वो नाअहल हो गए थे, उस दिन मैंने कहा था कि वो पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं और बिल्कुल चौक में बुलाएं और फिर पार्लियामेंट के इजलास के अंदर फैसला करें कि हमारे वज़ीर आज़म यही हैं। अच्छा। और वो फिर इसरार करें और पूरा हाउस उनको फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे कि हमारे वज़ीर आज़म यही हैं। ये क्या बात हुई कि आप जो है जो आइन में दर्ज तरीके हैं उनके अलावा किसी और तरीके से हटाते हैं। वो तो वही हुआ ना, आपने दर्ज कर लिया था कि 58(2)B है, उससे वज़ीर आज़म को हटाया जा सकता है, हुकूमत को हटाया जा सकता है और पार्लियामेंट को तोड़ा जा सकता है। आपकी मर्ज़ी है, बादशाह हैं, आपके मूड में आ गया है जनाब सदर ममलिकत के, और सदर ममलिकत जो हैं वो कहीं से मोटिवेट होते हैं और फिर उसके बाद तोड़ना शुरू कर देते हैं, या तो फिर वो एक मुक़्तदर होते हैं, जाहिर है वो ताकतवर होते हैं। ज़िया-उल-हक ताकतवर थे, उन्होंने 58(2)B का इस्तेमाल किया जुनूजी हुकूमत के खिलाफ, जबकि जुनूजी हुकूमत उनकी अपनी लाई हुई हुकूमत। फिर गुलाम इसहाक खान जो थे, गुलाम इसहाक खान ने इस्तेमाल किया 58(2)B को बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ। अच्छा। उसके बाद जो है वो उन्होंने फिर इस्तेमाल किया इसको 58(2)B को नवाज शरीफ के खिलाफ, और फिर आगे जनाब उसके बाद बेनज़ीर का दौर आया तो फिर इस्तेमाल हुआ है, और वो फारूक लगारी ने किया, उनके अपने लाए हुए
उनके अपने, मैं फिर एक रिकॉर्ड के लिए मैं अर्ज करता हूं कि मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से कहा था जब ये सदारती इलेक्शन हो रहा था, तो मैंने कहा है कि नवाबज़दा नसरुल्लाह खान ऐसा नहीं करेंगे कि आपकी हुकूमत ख़त्म करें। मैंने कहा था कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा, ना नवाब अकबर बुगटी को भी, अगर वो भी उम्मीदवार थे, मैंने कहा उनको भी मुंतखब कर लें तो वो भी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फारूक लगारी देर नहीं लगाएंगे आपकी हुकूमत को ख़त्म करने में। और ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो और मैं किस पर भरोसा करूं, ये तो मेरे भाई हैं। मैंने कहा ये भाई आपके हैं, लेकिन आपकी हुकूमत को आपको वहां से रोता हुआ रवाना करेंगे, और ऐसा ही हुआ था। अच्छा। और ऐसा ही हुआ था, और फारूक लगारी ने, अब बड़ी वजाहतें उनकी आ रही हैं, बड़े उनके चल रहे हैं, वो जो उनके क्लिप्स चल रहे हैं कि जनाब मेरे पास आए और मेरे पास ये आकर बात की, और ये और उसके बारे में, उनके भाई के बारे में, मिर्ज़ा भुट्टो के बारे में, और जरदारी साहब पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। वो भाई बेनज़ीर भुट्टो इस बारे में बिल्कुल क्लियर थी। उनने सुप्रीम कोर्ट के कमीशन के सामने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे भाई के कत्ल में मेरे शौहर मुलविस नहीं है, लेकिन ये बात उनको इल्म में है कि कौन मुलविस था। फारूक लगारी को इल्म में था, उसके उनके इल्म में था। सही। That was not अपनी फौज के बारे में जिस तरह ये कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, मैं याद कर रहा हूँ कि फौज के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, और ये तासुर भी नहीं होना चाहिए कि फौज जो है वो एक नाजायज या एक मैनिपुलेटेड जो है वो हुकूमत की पुष्टपनाही कर रही है, या कि इलेक्शन मैनिपुलेट हो रहे हैं, रिग हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहे हैं उसके पीछे ये तासुर जाए कि जनाब इसको तो सब कुछ जो है वो सिक्योरिटी इदारों की तरफ से हो रहा है। तो ऐसा तासुर भी नहीं होना चाहिए। अगर तासुर खत्म होगा तो फिर कोई बात भी नहीं करने के काबिल होगा, कोई बात भी नहीं कर सकेगा। मैं कहता हूँ मुल्क के इंतहाई काबिल एहतराम इदारों को अपने एहतराम का सबसे ज्यादा ख्याल होना चाहिए, क्योंकि वो मोहतरम इदारे हैं। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इंतहाई मोहतरम इदारा है। हमारी जुबान कांपती है, थरथराती है अगर हम उनके बारे में मनफी बात सोचें भी तो भी। अगर फौज के बारे में भी हम ऐसी बात सोचें तो हमारी, लेकिन अगर फौज में कोई भी, अगर कोई कहीं से भी ये तासुर हो कि जनाब किसी की हुकूमत साजी में, किसी को लाने में, किसी को निकालने में, किसी को ले जाने में, किसी को ले आने में अगर उनका तासुर भी जाता है ये, तो ये भी गलत बात है। ऐसा तासुर भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा लगाई साहब, कुछ महंगाई की बात कर लेते हैं। नए साल पर हुकूमत ने जो महंगाई का नया तोहफा दिया, रिलीफ तो नहीं दिया, पेट्रोल 2 रुपये 31 पैसे महंगा कर दिया। ये पेट्रोल की कीमत अभी और कितनी बढ़नी है? जितनी IMF कहेगा वो करते चले जाएंगे। अभी IMF के पास किस्त के लिए जाना है, काशाए गदा आपके वजीर खारजा जाएंगे। आपके वजीर खारजा जो IMF के और आलमी मालियाती इदारों के मफादात के निगहबान के तौर पर काम करते हैं। भाई अगर आप इसको पढ़ लें, ये जब मैकना मारा था वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट, उस जमाने में डॉक्टर फिरोज ने वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में किताब लिखी थी। अगर उस किताब को पढ़ लें तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस तरह गरीब मुल्कों की मैशतों को बर्बाद करने के लिए इस कर्जे हमारे सरों पर डाले जाते हैं। जितना जल्दी ये कौम, ये मुल्क के लोग, अवाम, हुकूमत, हुक्मरान और हुक्मरानी से वाबस्ता तमाम इदारे, अफराद, लोग जितनी जल्दी इस चुंगल से निकलेंगे, जितनी जल्दी आलमी मालियाती इदारों के चुंगल से निकलेंगे। भाई मैं ये कह रहा हूँ आसान था, आसान है। आपको सऊदी अरब ने दे दिए थे, आपको चीन ने दे दिए थे, आप अपने पांव पर खड़े होते हैं, फिर भी आप कासा गदाई लेकर, और उसकी मुखालफत के बावजूद असद उमर मुखालफत कर रहे थे ना, और ये खुद कह चुके थे कि जनाब मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF के पास नहीं आऊंगा। तो फिर क्यों गए आप? और फिर क्यों IMF के मुलाजिम यहाँ आकर तमाम मालियाती इदारों का सरबराह बना दिया? किसने कहा था कि आप इनको बना दें? और फिर शराइत तय करने के लिए वो उन्हीं के मुलाजिम हमारे साथ शराइत तय करेंगे और वो उनके साथ शराइत तय कर रहे हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए IMF के मफादात के निगहबान जो है पाकिस्तान की तरफ से जाकर मुज़ाकरात करेंगे, यही नतीजा निकलेगा ना भाई। महंगाई आएगी, महंगाई का तूफान आएगा, बेघरी आएगी, बेरोजगारी आएगी, लोगों की जिंदगी के अंदर दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी। आप उन इदारों की जिनका काम ही यही है कि गरीब मुल्कों की मैशत को नहीं संभलने देना है, नहीं संभलने देते हैं वो। लेकिन हमारी अवाम फिर भी इनमें इतना सब्र है कि सब्र शुक्र के साथ सारी चीजें बर्दाश्त करिए। लेकिन नहीं, अवाम के क्या करें? अवाम के बस में क्या है? अवाम क्या करें? अवाम रिवोल्ट कर सकते हैं? अवाम नहीं कर सकते रिवोल्ट। अवाम की तो अपनी एक खुद कफालत और बर्दाश्त का एक तवील 1000 साल का एक तजर्बा है इस मुल्क के लोगों का। उनने जिस तरह से बर्दाश्त किया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो जिस तरह से हुकूमतों की मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं, हमारी हुक्मरान अशराफिया भी इससे वाकिफ़ है कि लोग जो हैं इन चीज़ों को बर्दाश्त कर जाते हैं। एक दफ़ा मुझे कहा था इकबाल जदून साहब वज़ीर आला हुआ करते थे,
उन्होंने कहा था कि जी मुझे मेरे मुशीरों ने आकर बताया कि बजट में लोगों को रिलीफ देने नहीं चाहिए, इसलिए कि जो कुछ लोग बर्दाश्त कर चुके हैं उससे ऊपर कुछ डालना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। ये था उनका कहना। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ हमारी तो अवाम चलें बर्दाश्त कर रही है, लेकिन भारत में किसानों का जो एहतजाज है वो 35वें रोज़ में दाखिल हो गया। इंतहाई सर्दी के बावजूद भी वहाँ पर किसान एहतजाज कर रहे हैं। कोई उनका एहतजाज कोई रंग लाएगा? मोदी सरकार को कुछ समझ आएगी? उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिल्कुल यही किया है, यानी वहां पर वो मूली पैदा करते हैं तो मूली को ब्रांडेड कर देंगे। अच्छा। हाँ, ये फतेह सिंह मूली, ये जो है ये कमला सिंह मूली मूली और मूली को वो करके और कहेंगे कि जनाब यहाँ पर कहेंगे किसान के पास जाकर कहेंगे कि जनाब इस दफा तो कोई डिमांड ही नहीं है, लिहाजा इसको तो आपको फेंकना पड़ेगा, ये फसल आपकी बेकार गई। वो बेचारे रो रहे होंगे, यार हम तो बर्बाद हो गए, हमने सब कुछ किया है, काश्त किया है, तो भाई हम इस भाव पर उठाएंगे। वो भाव से उनका खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, लेकिन निकालनी है गले से ले लिया, जाकर गोदाम में रख लिया। अब लोगों की चला भाई, उनने कहा भाई नहीं, अब 2 रुपए की जो चीज़ लेकर आए थे वो 55 रुपए में जाकर बेचेंगे। अच्छा, वो यही बिल्कुल यही हो रहा है, इंडिया में भी यही हो रहा है कि बीच में एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट आ गया है। और वो इंटरेस्ट ऐसा है कि जो गैप को बढ़ा रहा है गरीब और अमीर के दरमियान, किसान की मईशत को बर्बाद करके इंडिया में एक मिडिल क्लास दलाल क्लास जो है वो पैदा की जा रही है, और जो है आर्थिक क्लास पैदा की जा रही है, जो जाकर उनकी जेब से भी और इधर से मासेस की जेब से भी पैसा छीन कर अपने पास रखेगी और मालियाती इदारों में लगाती जाएगी। उनका दुनिया भर में जो है सर्कुलेशन पहुंच कर वही हो गया, जो दुनिया भर में जितने खानदान मालियात को कंट्रोल करते हैं वही कंट्रोल करते रहेंगे। तो हमारे यहाँ सोचने वाली बात यह है कि भाई क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? इंडिया मोदी जाए जहन्नुम में और इंडिया के मफादात भी जाए जहन्नुम में, हमें उससे कुछ नहीं है गर्ज। वो तो अपनी किसान जो है वो अपनी जान छुड़ाने के लिए बैठे हुए हैं और अपना एहतजाज कर रहे हैं। हमारे यहाँ गुर्बत, हमारे यहाँ किसान की बहुत बुरी हालत है। हमारे यहाँ किसान इस वक्त जिस सूरत हाल का शिकार हैं वो बेचारे बता नहीं सकते हैं। मुझे मालूम है लोगों ने गंदम काश्त करना तर्क कर दिया, हमारे गांव में गंदम काश्त करते हैं, लोग नहीं करते, तंबाकू काश्त करते हैं, लोग जो है वो काटन काश्त करते हैं। आप बेहतरीन काटन गुरुवार से दुनिया में आपकी लाखों काटें जाती थी, अब ये सूरत हाल है कि आप दरामद करते हैं बाहर से, तो ये सूरत हाल हो गई है आपकी। अब आपकी टेक्सटाइल जो है वो मुल्क में दरामद किए हुए धागे से यहाँ पर कपड़े बना रही है, ये सूरत हाल होगी। ठीक है, ब्रेक लेनी है और नाज़रीन ब्रेक से आएंगे तो बात करेंगे इस्लामाबाद में जो वाकया पेश आया, बड़ा अफसोसनाक वाकया। एक नौजवान पुलिस गर्दी का निशाना बना, अंधाधुंध गोलियों का निशाना बना, ये माजरा आखिर क्या है, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की फायरिंग से तालिब इल्म जान से चला गया। पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि काली गाड़ी मशकूक गाड़ी थी और उसको फॉलो कर रहे थे वो लोग, और गाड़ी रुकी नहीं तो उन्होंने टायर्स के ऊपर गोलियां चलाई। लेकिन जो एक तस्वीर सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि गोलियां आगे से चलीं और एक नहीं, दो नहीं, 17 गोलियां मारी गईं और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। उनके लवाहिकीन एहतजाज कर रहे हैं। लगारी साहब, ये कोई पुलिस की जानिब से इस तरह का जो वाक़या पेश आया है पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। क्या तरबियत का फुकदान है, किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से पुलिस इस तरह के वाक़यात में इन्वॉल्व रहती है? ये फेडरल कैपिटल की फ़ौज है, वो आपको पुलिस है। सही, ये इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद दहशतगर्दी इसके ज़िम्मे है कि जी आप दहशतगर्दी को रोकें और ख़ुद ये दहशतगर्दी फैलाए। अब बहुत अफसोसनाक सानिया है, बहुत बड़ा वाक़या है, इसलिए कि फिर कौन अपने आप को महफूज समझे। अगर किसी हुक्मरान का बच्चा, किसी वज़ीर का, किसी मेंबर पार्लियामेंट का, किसी बड़े आदमी का, किसी जज का, किसी आला अदलिया के जज का बच्चा इस तरह से सफ़र कर रहा होता, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो इस साने का शिकार होता तो क्या होता। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि जब इस तरह की वारदातें हों, जब दूसरे को यकीन होता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं इसके मामले में किसी एहतसाब का जो है मेरे ऊपर नहीं हो सकता है, कोई मुझसे पूछ नहीं सकता है, जो अपने आप को जवाबदही से बालातर समझते हैं। यही फिर आप देखेंगे कौन अब तक ऐसा हुआ है। साहिवाल में क्या हुआ, दिन दहाड़े हुआ ना,
क्या हुआ था कोयटा में, दिन दहाड़े उसने पुलिस के सर्जेंट को एक एमपी ने रौंद डाला। सही है। किसी ने क्या किया है, वो सब बरी हो गए ना। आप क्या कर लेंगे? 17 गोलियां बच्चे को सामने से, लड़के को जो है स्टूडेंट को गोलियां, 17 गोलियां सामने से चलाई गई। आपको क्या होगा फिर? उसके बाद क्या होगा? आप किसी भी दिन सुनेंगे इंसाफ का दौर दौरा है इस मुल्क के अंदर, इन तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ट्रेनिंग का भी कुछ मसला है? मैं नहीं समझता हूं कि ट्रेनिंग का मसला है। क्या पंजाब पुलिस का ये आज का रवैया? जब से पंजाब पुलिस वजूद में आई है तब से लेकर अब तक इस मुल्क के अंदर दहशत की अलामत पंजाब पुलिस जो है, जो कुछ थानों में होता है, जो कुछ उनके टार्चर, प्राइवेट टार्चर सेल खुले हुए खोल रखे हैं, 3-3 साल 4-4 साल जो है वो लोगों को गायब कर देते हैं और उन पर थानों में रखते हैं। बेचारे वारिस ढूंढते फिरते हैं कि कहाँ गया है हमारा। बच्चे, बीवियाँ जो हैं वो उनकी 4-4 बच्चों को साथ लिए हुए चक्कर लगा रही होती हैं कि किस थाने से कहाँ जाएं, उस थाने से कहाँ जाएं। जिल्लत अमेज़ ज़िंदगी हो जाती है, लेकिन किसी को रहम नहीं आता है। इस बच्चे को कत्ल कर दिया गया है, एहतजाज होगा, उसके वालिदैन आंसू बहाएंगे, वह सीना को भी करेंगे। उसके बाद लोग निकलेंगे, लोग अपने गुस्से का इजहार करेंगे, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, इस पर जो है कोई और वाक़या ले लेगा, ये वाक़या लोग भूल जाएंगे। क्या हुआ उसका जो आपने मोटरवे पर एक खातून के साथ ज्यादती के बारे में हम चला रहे थे, खत्म हो गई किस्सा। सीसीपीओ को तो लेकिन ओहदे से होगा, आप सुनेंगी कि वो मुल्ज़मान जो है आराम से बाहर निकल गए और आराम से घूमते फिर रहे। नहीं चलेगा, आपको पता नहीं होगा, किसी को नहीं पता चलेगा। ये इंसाफ का नाम लेकर आए थे, हमें ये तवक्को थी कि डट जाएंगे। यार हुकूमत आपकी जाती है ना, इस वजह से खुदाई कसम है हीरो बनाकर आपको हम क्या, पूरा मुल्क आपको हीरो बनाएगा। अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दो, एक दफा इंसाफ तो करो ना यार, आप इंसाफ तो करें, आप स्टैंड तो करें। साहिवाल वाले केस में अगर वो अपील में हैं तो आप अपील में हुकूमत स्टैंड तो करे, सारे एविडेंस कलेक्ट करके फिर बात तो करे यार। केस कमजोर बनाया गया, कमजोर की प्रोसिक्यूशन हुई, कमजोर उसकी सारे का सारा इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल रद्दी इन्वेस्टिगेशन थी। नतीजा क्या निकला है? वो छूट गए और छूट जाएंगे। अब ये माँ बाप बेचारे रो पीट रहे हैं, हमारा दिल रो रहा है। ऐसा ही और फिर क्या होगा? ये हुकूमत जो है उनके लिए बस यही तसल्लियाँ होंगी। और मरीम नवाज का भी एक ट्वीट आ गया और वो भी अपने आंसू बहा रहे हैं। भाई इंसाफ, आप लोग सियासतदान हैं, आप जाकर बैठ जाएं उस थाने जहां से ये वाकया हुआ है, जाकर बैठ जाएं कि जी हम तब तक नहीं जब तक कि लोग वालिदैन की और वालिदैन के वकील की मंशा के मुताबिक अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम नहीं उठते हैं। अच्छा लगाई साहब, कराची से एक और मेरे पास खबर आई है। गुलशन इकबाल 13D में गिलानी स्टेशन के करीब खातून ने बच्चे के हमरा बिल्डिंग से छलांग लगा ली और टांगे टूट गई हैं। हॉस्पिटल में इनको दाखिल करवा दिया है। तो ये जो इस किस्म के वाकयात हैं ये कब रुकेंगे? क्या होगा जब ऐसे वाकयात होते हैं? तो आपके नज़दीक क्या सबब क्या होता है? कहीं भी जाएं, डिप्रेशन क्यों होता है? इसलिए कि नाइंसाफ़ी होती है। अगर फ़र्ज़ करें उसका मियाँ के साथ झगड़ा है तो डिप्रेशन है और नाइंसाफ़ी है, और नाइंसाफ़ी है तो उसको मुझे मिला है कि कोई इलाज नहीं है, जान छुड़ाओ, अपनी जान गंवाओ और इस जान से अपना जाओ। अब क्या होगा कि उसी के खिलाफ मुकदमा बनेगा अक़दाम खुदकुशी का। कोई नहीं पूछेगा कि उसके हालात क्या थे, कोई नहीं पूछेगा कि किस लिए क्यों मजबूर हो गई थी। अच्छा कुछ नहीं था, मियाँ के साथ भी झगड़ा नहीं हुआ, वो भूख से मजबूर थी, बच्चा खाना मांग रहा था, फिर क्या हुआ? अच्छा, वो ये था कि वो उसको बीमार थी, अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकती थी, कोई भी सबब था तो नाइंसाफी मौजूद थी ना। एक कमजोर मईशत की हामिल खानदानों का अंजाम यही होता है भाई, जो भूख बर्दाश्त करते रहते हैं। जब बर्दाश्त से निकल जाती है बात तो फिर लोग दूसरा रास्ता देखते हैं कि क्यों क्राइम क्यों पैदा होता है। नहीं पहुंचाना चाहिए, ये इकदाम तो नहीं करना चाहिए, खुदकुशी की तरफ तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं उस किसी को ये नहीं कहता हूं खुदकुशी हराम है, लेकिन ऐसे हालात क्यों पैदा हों भाई? मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे हालात क्यों पैदा, हमारी जिम्मेदारी है ना, सोसाइटी की जिम्मेदारी है ना, हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो ये क्यों कहते हैं कि अगर फुरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो जिम्मेदारी उमर बिन खिताब पर होगी? ये क्यों कहा जाता है कि 24 दिन का फासला बसरा तक चले, अगर वहां से मदीना से बसरा तक कोई खातून चले और जेवरों से लदी फुंदी हो, अगर उसका बाल भी बीका ना हो
तो अगर कोई किसी की उसकी तरफ टेढ़ी आंख से भी देखो जिम्मेदार उमर इब्न खत्ताब होगा, तो फिर आप ये जिम्मेदारी लेना खलीफा, ये जिम्मेदारी लेना हुक्मरान। रियासत मदीना की तो बात करते हैं और बात करते हैं कि हम रियासत मदीना बना रहे हैं। ठीक है लगाई साहब, टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन अब कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।